नमस्कार साथियों, मैं अनुकूल द्विवेदी एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने लेकर शिक्षण की विशेषता एवं शिक्षण की प्रकृति। जी हां साथियों, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग एंड नेचर्स ऑफ टीचिंग। तो साथियों, पिछले वीडियो में हमने देखा शिक्षण का अर्थ, परिचय एवं उसकी परिभाषा, मीनिंग, डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ टीचिंग। इन चीजों पर विचार करने के बाद अब हम देख रहे हैं, अब हम चर्चा करने आए हैं शिक्षण की विशेषताएं एवं प्रकृति पर। हालांकि ये दोनों टॉपिक्स अपने आप में बिल्कुल अलग हैं, लेकिन साथियों किसी भी विषय वस्तु की, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अगर हम विशेषताओं और प्रकृति पर बात करें, या हम किसी एक व्यक्ति की ही, किसी एक प्रॉपर पर्सन की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक और उसके नेचर के बारे में बात करें, तो दोनों में प्रकृति और विशेषता दोनों में जो अंतर है वो बहुत इमेजिनरी, काल्पनिक अंतर है। तो साथियों ये अंतर इतना सूक्ष्म है कि अगर थोड़ा सा भी हम विचलित हुए तो हम या कंफ्यूजन में आए या भ्रमित हुए तो ऐसी अवस्था में हम कैरेक्टरिस्टिक को नेचर को कैरेक्टरिस्टिक्स की श्रेणी में रख सकते हैं। शिक्षण की विशेषताओं में हम शिक्षण की प्रकृति को शामिल कर सकते हैं गलती से, और शिक्षण की प्रकृति में हम उसकी विशेषताओं को कह सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में जब हम दोनों का तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे, कंपैरेटिवली नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमको चीजें बिल्कुल सही नहीं मालूम होंगी। तो आइए बिना विलंब किए हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं शिक्षण की विशेषताएं। तो साथियों शिक्षण की विशेषताएं, अब मैंने कहा देखिए दोनों में अंतर क्या होता है, विशेषता और प्रकृति में अंतर क्या होता है। विशेषता उस गुण को कहा जाता है जो समय काल परिस्थिति के अनुरूप, टाइम एंड कंडीशन एंड प्लेस, ये तीन चर जो हैं उस पर, तीन कंपोनेंट जो हैं उस पर प्रभाव डालते हैं। और ऐसा परिवर्तन जो स्थान का परिवर्तन हो, समय का परिवर्तन हो या परिस्थितियों का परिवर्तन हो, तो इस परिवर्तनशीलता से विशेषताएं भी प्रभावित होती हैं और समय, स्थान एवं काल के अनुरूप विशेषताएं बदलती रहती हैं। जबकि प्रकृति वह गुण होती है जो किसी भी अवस्था में, किसी भी समय परिवर्तनशील नहीं होती। आपकी ही जो प्रकृति है वो कभी नहीं बदलेगी, भले आपकी विशेषताएं समय के साथ, परिस्थितियों के साथ, काल के अनुरूप वो बदलती रहेंगी या अच्छी या गलत होती रहेंगी। ठीक है, तो यहां पर हम देख लेते हैं शिक्षण की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं, ऐसे कौन से गुण हैं टीचिंग के जिन पर समय काल और परिस्थिति का प्रभाव पड़ते ही उनमें एक परिवर्तनशीलता, एक वेरिएबिलिटी आ जाती है, वो वेरिएबल हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ रिलेटिव इंफॉर्मेशंस। तो साथियों यहां पर हम देखें अपेक्षित सूचनाएं, यानी ऐसी सूचनाएं जो आप चाहते हैं। टीचिंग क्या है? टीचिंग है आप अगर कुछ पढ़ने गए हैं तो एक अपेक्षा लेकर के गए हैं कि मुझे आज क्या पढ़ना है, और आपके गुरु जी आए हैं, आपके टीचर आए हैं, अगर आपको वो पढ़ा रहे हैं तो वो भी ये सोच करके आए हैं कि बच्चों को आज क्या सिखाना है। तो जो सिखाया जाएगा वही बच्चे सीखने आए हैं, मन में एक धारणा लेकर के आए हैं कि आज इस टॉपिक पर चर्चा होगी। तो एक अपेक्षित रिलेटिव इंफॉर्मेशन है, वहां पर अपेक्षित सूचनाएं हैं जिनका वहां पर क्या होता है, आदान प्रदान होता है। साथ ही हम देखें एक प्रभावी नियोजन होता है, एक प्रॉपर प्लानिंग होती है पढ़ाने के पहले, जो कि शिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग है। बिना प्लानिंग के शिक्षण नहीं किया जा सकता। क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कब मूल्यांकन करना है, बच्चों की समस्याओं का डायग्नोज कैसे करना है, उनका रेमेडीज क्या क्या है, तो इन सारी चीजों का एक प्रॉपर प्लानिंग होता है, तब जाकर के एक इफेक्टिव टीचिंग हो पाती है। फिर इसके बाद हम देखें कि छात्र क्रियाशीलता की उपस्थिति। कक्षा में यह भी आवश्यक है कि मान लीजिए मैं कितना भी क्रियाशील हूं, एक टीचर कितना भी क्रियाशील है, लेकिन जब तक छात्र का एक्टिवनेस नहीं रहेगा तब तक शिक्षण जो है वो पूर्ण रूपेण प्रभावी नहीं हो पाएगा, पूरा इफेक्टिव टीचिंग नहीं हो पाएगा, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो बहुत जरूरी है कि वहां पर एक्टिवनेस ऑफ स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, ये होना ही चाहिए। तो ये शिक्षण की विशेषता है। अब समय काल परिस्थिति पर छात्र की क्रियाशीलता निर्भर करती है
छात्र आए हैं, 100 छात्र आए हैं, तो 100 में से कितने क्रियाशील हैं, कितने नहीं हैं, जो क्रियाशील हैं वो क्यों हैं, जो क्रियाशील जो एक्टिव नहीं है क्लास में वो क्यों है। ठीक है, तो यहां पर प्रभाव पड़ रहा है, वेरिएबिलिटी है यहां। ठीक है, फिर इसके बाद प्रजातांत्रिक आदर्शों के अनुरूप, अब देखिए यहां पर स्थितियों का प्रभाव पड़ा टीचिंग पर। अगर हम देखें तो प्रजातांत्रिक आदर्शों के अनुकूल ये भारत की शर्त है, ये अमेरिका की शर्त है, ये ब्रिटेन की शर्त है, ये शर्त चीन की नहीं हो सकती, ये शर्त नॉर्थ कोरिया की नहीं हो सकती, ये शर्त क्यूबा की नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रजातांत्रिक आदर्शों के अनुकूल शिक्षण व्यवस्था जो है, अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी, जो टीचिंग मेथड है वो टोटली प्रोहिबिटेड है, वो मना है वहां पर। लेकिन भारत में, अगर भारतीय समाज में, अगर हम भारत में रहते हुए शिक्षण की कल्पना करते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसे शिक्षण की कल्पना करेंगे जिससे छात्र जिस शिक्षण को प्राप्त करने के बाद, जिस शिक्षण के सानिध्य में आने के बाद भविष्य में एक अच्छा प्रजातांत्रिक मूल्यों वाला, डेमोक्रेटिक वैल्यूज वाला एक सिटीजन हमारे देश का, एक नागरिक बन पाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये चीज है। तो यहां पर हम देखें सहानुभूति एवं दया पर आधारित। ठीक है, शिक्षण कैसा होना चाहिए? सिंपैथी पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा सिंपैथिक टीचिंग होनी चाहिए ताकि छात्र को किसी भी प्रकार से ये ना लगे कि वो एक ऐसे वातावरण में आया है जहां पर उसके प्रति किसी में सहानुभूति नहीं है। तो शिक्षक की, छात्र की हर अवस्था के प्रति शिक्षक में एक सहानुभूति होनी चाहिए, एक दया होनी चाहिए। फिर इसके पश्चात अगर हम देखें, निर्देशात्मक है, यह डायरेक्शनल प्रोसेस है। शिक्षण क्या है? एक डायरेक्शनल एक्टिविटी है। ठीक है, जहां पर हम छात्रों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार पढ़ना है, भविष्य की तैयारी किस प्रकार रखनी है, परिस्थितियों से किस प्रकार लड़ना है। जिस प्रकार की भी शिक्षा दी जाती है उसे निर्देशात्मक ही कहा जाता है। फिर छात्रों के पूर्व ज्ञान का प्रयोग किया जाता है एक गुड टीचिंग में। एक प्रॉपर एक एडल्ट टीचिंग एक्टिविटी जो प्रोसेस है, इसमें क्या किया जाता है, जो छात्रों की पूर्व योग्यता है, वो कितना पढ़े हैं, पहले उसमें कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी एबिलिटीज हैं, इन सारी चीज़ों के आधार पर ही हम निर्णय लेते हैं कि ये छात्र कितना समझ पाने में सक्षम है। इसके लिए हमें प्रॉपर डायग्नोज करना पड़ता है, इसके लिए हमें एक निदान करना पड़ता है कि छात्र की क्षमता कितनी है। जब हम छात्र की क्षमता को पहचानते हैं तो उस अनुसार हम छात्र का शिक्षण करते हैं, उस अनुसार हम छात्र को पढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, अलग अलग छात्रों में जो पूर्व ज्ञान है या उनका पूर्व अनुभव है या छात्रों की जो पूर्व योग्यता है वो अलग अलग होती है। तो ये विशेषता भी समय समय पर बदलती रहती है। वहीं हम प्रगतिशील शिक्षण, शिक्षण कैसी है? प्रगतिशील प्रक्रिया है। ठीक है, इट्स अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस, इट्स अ प्रोग्रेसिव एक्टिविटी। हमेशा इसमें एक सकारात्मक परिवर्तन होते रहना चाहिए, चाहे वो शिक्षक के ज्ञान में हो, चाहे वो शिक्षक के टीचिंग स्किल में हो, हमारे नॉलेज में हो, स्टूडेंट के नॉलेज में हो। ये सारी चीज़ें हमेशा क्या है, इसमें पॉजिटिव ग्रोथ चाहिए। फिर इसके बाद हम देखें उत्तम शिक्षण विधियों पर आधारित। इट शुड बी बेस्ड ऑन अ गुड टीचिंग मेथड्स। आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। अब समय के स्थान के अनुसार पढ़ाने के तरीके भी बदलते हैं। ठीक है, तो यह है उत्तम शिक्षण विधियों पर आधारित। फिर है संवेगात्मक स्थिरता की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ इमोशनल स्टेट। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि संवेगात्मक स्थिरता, आपकी मनोगत्यात्मकता जो होती है वो स्थिर होनी चाहिए। साइकोडायनेमिक्स क्या होना चाहिए? आपका स्थिर होना चाहिए। अगर आपकी संवेदनाएं, अगर पढ़ते समय या पढ़ाते समय आपकी संवेदनाएं यदि अस्थिर हैं तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ना पढ़ाने में लगेगा, ना अधिगमार्थी यानी लर्नर का ना पढ़ने में लगेगा, ना पढ़ाने वाले का पढ़ाने में लगेगा। तो ऐसी अवस्था में वहां पर क्या चाहिए? क्लासरूम में संवेगात्मक स्थिरता की उपस्थिति चाहिए। ज़्यादा इमोशनल फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए वहां पर कि
मनोविचारों का उतार चढ़ाव लगातार हो रहा है, ऐसी अवस्था में आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते। उपचारात्मक एवं निदानात्मक दोनों होना चाहिए। उपचारात्मक से तात्पर्य है कि यदि किसी भी शिक्षण के माध्यम से किसी भी समस्या का समाधान छात्रों के होना चाहिए। निदानात्मक यानी एक शिक्षण को चाहिए, एक शिक्षक को चाहिए कि वो हर छात्र की समस्याओं का, उसकी परिस्थितियों का अवलोकन करे, उसको ऑब्जर्व करता रहे कि किस छात्र का क्या स्तर है, उसकी समस्याएं क्या क्या हैं, उसकी उपलब्धियां क्या क्या हैं। ये सारी चीजें हमें जानना होगा, तब जाकर के हम एक अच्छा डायग्नोज कर सकते हैं और उस अनुसार हर छात्र को हम उसकी सुविधा के अनुरूप, उसके व्यवहार के अनुरूप हम शिक्षण करा सकते हैं। फिर इसके बाद छात्र की योग्यताओं का संवर्धन, प्रमोशन ऑफ एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, यहां पर आपको छात्र की योग्यता, जो भी योग्यता है उसको प्रमोट करना है, उसको बिल्कुल डोमिनेट नहीं करना है किसी भी छात्र को। हो सकता है कोई छात्र कमजोर हो, कोई छात्र तेज हो, तो कमजोर छात्र को जानकारी के अभाव में, कम नॉलेज के लिए कभी उसको यह नहीं जताना है कि नहीं तुम कमजोर हो। ऐसी अवस्था अगर आती है तो छात्र का मनोबल गिरता है। तो चाहे उसमें जो भी योग्यता हो, कुछ ना कुछ तो जरूर होगी, तो हमको उसी को प्रमोट करना है ताकि उसके कॉन्फिडेंस में वृद्धि हो। पूरा खेल तो कॉन्फिडेंस का है भाई साहब। ठीक है, अगर वो प्रमोट हो गया, वो चीज उद्वेलित हो गई, तो आप समझ लीजिए कि भविष्य हर किसी का सिक्योर है। फिर इसके बाद शिक्षक दार्शनिक एवं मित्र के रूप में टीचर को कैसा होना चाहिए? एज अ फिलोसफर, ज्ञानी व्यक्ति के रूप में छात्र को ऐसा लगना चाहिए कि मेरे टीचर से ज्यादा, मेरे गुरु से ज्यादा किसी को कुछ आता ही नहीं है। इसके लिए शिक्षक को दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, तभी छात्रों के दिमाग में ये छवि बन पाएगी। लेकिन अगर ज्ञान की अधिकता, ज्ञान के मूल स्रोत के रूप में अगर शिक्षक की छवि बन गई, तो निश्चित तौर पर आप मान करके चलिए कि छात्रों और टीचर्स के बीच में क्या आ जाएगा? एक गैप आ जाएगा। वो गैप होता है कॉन्फिडेंस का। तो इसीलिए इस ज्ञान के साथ साथ में शिक्षक को क्या चाहिए कि छात्रों से मित्रवत व्यवहार रखे, एक फ्रेंडली रिलेशन रखिए। बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं होना चाहिए वैसे, लेकिन एक होना चाहिए ताकि छात्रों को झिझक ना लगे आपसे बात करने में। छात्र शिक्षक का माधुर्यपूर्ण संबंध, अ कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, अ कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमेशा होना चाहिए। अगर माधुर्यपूर्ण संबंध नहीं रहेगा, शिक्षक हमेशा डांटता रहेगा बच्चों को, तो बच्चे क्या होंगे? उस टीचर की क्लास में आने से कतराएंगे। तो आपके पढ़ाने का तरीका ऐसा होना चाहिए, आपके रहने का तरीका ऐसा होना चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चों में आपके प्रति किसी भी प्रकार का वैमनस्य न जागे और बच्चे बिल्कुल आपसे एक मित्रवत व्यवहार कर सके और आपके बीच का जो व्यवहार है वो बहुत हार्दिक और माधुर्यपूर्ण होना चाहिए। एक मीठा रिश्ता होना चाहिए एक टीचर और छात्र के बीच में। अच्छा, दूसरी चीज, अब अच्छा, ये जितनी चीजें हमने देखी, ये समय काल परिस्थिति के अनुसार अगर हम देखें तो परिवर्तनशील है, इसलिए हमने इन्हें विशेषताओं की कैटेगरी में रखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में रखा है। अगर हम शिक्षण की प्रकृति की बात करें, नेचर ऑफ टीचिंग की बात करें, तो वो कहीं भी किसी अवस्था में, किसी काल में, किसी परिस्थिति में, किसी स्थान में परिवर्तित नहीं होती है। तो इसके कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं, ऐसे कुछ फीचर्स हैं टीचिंग के जो कभी बदलते नहीं। उनको हमने किसके अंतर्गत रखा? नेचर्स के अंतर्गत रखा। जैसे यह एक अंतः प्रक्रिया है, इट्स अ इंटरैक्टिव प्रोसेस। ठीक है, तो हम देखते हैं कि शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया कैसे है। यह एक प्रक्रिया है जो शिक्षक और छात्र की अंतर अवस्थाओं को क्या करता है? जोड़ता है। जब हम कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं तो ऐसी अवस्था में हम सारे के सारे जितने स्टूडेंट्स हैं सबको देख करके सबसे एक अंतर संबंध बनाते हैं अपनी निगाहों से और समझ लेते हैं कि किस स्टूडेंट को बात समझ में आ रही, किसको नहीं समझ में आ रही है। छात्र भी जो कॉन्फिडेंस है आपकी तरफ देख रहा है, यानी वो बिल्कुल आपका जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेस है, आपकी बातें उसके दिमाग तक, उसकी अंतरात्मा तक पहुंच रही हैं और वो इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, ग्रहण भी कर रहा है। ठीक है, अब दूसरी चीज, यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। अब सामाजिक प्रक्रिया, समाज का प्रभाव पड़ने के कारण जरूर शिक्षण परिवर्तनशील है, टीचिंग वेरिएबल है, लेकिन
चाहे कोई भी देश हो, कोई भी दुनिया हो, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया ही है। यह कभी यह सिद्धांत परिवर्तित नहीं हो सकता, उस पर समाज का प्रभाव पड़ेगा ही। इसलिए हमने इसको किस में रखा? प्रकृति में रखा। यह एक व्यावसायिक प्रक्रिया है, ठीक है। टीचर आता है एक व्यवसाय के रूप में, लोग इसे हालांकि टीचिंग तो पूरा का पूरा आपके मनोभाव से जुड़ा हुआ काम है, लेकिन इसका एक पार्ट ये भी है कि ये व्यावसायिक प्रक्रिया भी है। यह एक सोद्देश्य प्रक्रिया है। पढ़ाया किसी उद्देश्य को लेकर के जाता है, क्योंकि आपके सामने जो स्टूडेंट्स हैं वो एक उद्देश्य, एक अपेक्षित ज्ञान के लिए आए हुए हैं, तो बिना उद्देश्य के आप पढ़ा ही नहीं सकते। चाहे आप किसी क्लास में एकेडमिक एजुकेशन दे रहे हैं, चाहे आप किसी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए, व्यापम के लिए, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में कोई भी टीचिंग जो है वो बिना उद्देश्य के नहीं हो सकती। और उद्देश्य का अवलंबन किस पर होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? आपका सिलेबस, वो हमें खत्म करना होता है, वो होता है उद्देश्य। उद्देश्य होता है छात्र में सारा का सारा सिलेबस घोल करके डाल देना, ताकि वो छात्र उस चीज को अच्छे से समझ जाए, दूसरे और सफल भी हो। साथ में अगला होता है यह संप्रेषण प्रक्रिया है, ऐसा कम्युनिकेशन प्रोसेस। जी हाँ, बिल्कुल है साथियों, इस बात से बिल्कुल कोई गुरेज नहीं है। मैं आपसे कम्युनिकेट ही कर रहा हूं, आपको संप्रेषित कर रहा हूं अपना ज्ञान, जो भी थोड़ा बहुत मेरे अंदर है वो मैं आपकी तरफ दे रहा हूं, और आप उसे ग्रहण भी कर रहे हो। और उसका फीडबैक कैसे मिलेगा? पढ़ने के बाद जब आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ सर ने कुछ खास ठीक पढ़ाया, और अगर नहीं हुए तो इट मीन्स मेरी पढ़ाई में दम नहीं है। तो ये क्या है? एक संप्रेषण है। इसका फीडबैक भी आपके रिजल्ट के रूप में हमको मिलता है। फिर इसके पश्चात आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है, इट्स अ फेस टू फेस प्रोसेस। शिक्षक खड़ा होता है, छात्र सामने बैठे होते हैं, बिल्कुल सम्मुख होने वाली प्रक्रिया है, आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। यह एक उपचारात्मक प्रक्रिया है। ये आपकी समस्त समस्याओं का क्या करती है? रेमेडीज करती है। इट्स अ रेमेडियल प्रोसेस, ठीक है, जिसमें आपकी सभी समस्याओं का निदान होता है। आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, क्या आपको नहीं आता है, आपकी कमियां क्या क्या है, वो सारी चीजें क्या की जाती है? दूर की जाती हैं। फिर इसके बाद अगला है, यह एक तार्किक प्रक्रिया है, बिल्कुल फैक्ट पे बेस है। फालतू की बातें यहाँ शिक्षण में नहीं होती, तर्कों और तथ्यों पर आधारित बातें ही की जाती हैं। फिर इसके पश्चात यह मापने योग्य प्रक्रिया है, इट्स अ वैल्यूएबल प्रोसेस। आपके मूल्यांकन के द्वारा यह माप लिया जाता है कि शिक्षण अच्छा हुआ, शिक्षण का स्तर क्या था और क्या कमियां रह गई शिक्षण में। तो इसको छात्रों के मूल्यांकन के द्वारा क्या कर सकते हैं? यह एक मापन योग्य मेजरेबल प्रोसेस है, सुधारात्मक प्रक्रिया है। लगातार इसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, सुधार की गुंजाइश है, ठीक है। मॉडिफिकेशनल प्रोसेस है, ये हमेशा इसमें मॉडिफिकेशन होता रहता है, सुधार होते रहते हैं, ठीक है। टीचर के पढ़ाने के तरीके में, मेथड्स में, स्किल में, सारी चीज़ों में सुधार की संभावनाएं होती हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा चलते रहती है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी डायरेक्टली बोल करके, और इसके बाद भी ये चीज़ें जो हैं वो अगर मैंने एक बार पढ़ा दिया तो वो चीज़ें हमेशा आपको एक शिक्षण का जो प्रोसेस है, हमेशा वो चीज़ें कहीं ना कहीं दिमाग में घर कर जाती हैं और आप हमेशा उससे कुछ सीखते रहते हो। फिर अगली चीज़ क्या है? यह एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, इट्स अ ट्राइपोलर प्रोसेस, ठीक है। तो किस प्रकार है? जैसे अभी हमने पिछले क्लास में बात किया, मैं जब आपको शिक्षण का अर्थ, प्रकृति एवं उसकी परिभाषाएं बता रहा था, तब मैंने आपको यह भी बताया था कि यह एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यानी इसमें तीन चीजों की नितांत आवश्यकता होती है। सबसे पहला चीज है शिक्षक, दूसरा है छात्र, तीसरा है सिलेबस, उसका पाठ्यक्रम, ठीक है। इन तीनों के अभाव में शिक्षण नहीं हो सकता, अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता, अपनी प्रक्रिया पर खरा नहीं उतर सकता। तो ऐसी अवस्था में इसे त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा गया है। चाहे कहीं भी हो, ये तीन चीजें होना अत्यंत आवश्यक है। यह एक निर्देशात्मक प्रक्रिया है, बिल्कुल अभी हमने विशेषताओं में भी इसे रखा था, प्रकृति में भी इसे रखा, क्योंकि ये विशेषता भी है, कुछ बहुत निर्देशन बदलता भी है, और ये भी है कि निर्देशन होगा ही होगा, भले उसमें परिवर्तनशीलता रहेगी, लेकिन निर्देशन एक ऐसा तत्व है जिसे शिक्षण से समाप्त नहीं किया जा सकता। यह एक औपचारिक प्रक्रिया। औपचारिक कहने से क्या तात्पर्य है? एक निश्चित सिलेबस हो, आप अपेक्षित ज्ञान प्राप्त करने आए हो, मैं आपका अपेक्षित ज्ञान देने आया हूं। एक हॉल में बैठ करके हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, सामने कुर्सियां लगी हैं, आप बैठे हुए हो, मैं यहाँ खड़े होकर के आपको पढ़ा रहा हूं। यह बिल्कुल एक औपचारिक वातावरण बन गया। लेकिन
मेरे रहने का तरीका, मेरी जीवन शैली, मेरा लाइफ स्टाइल, मेरा बॉडी लैंग्वेज, कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको और कुछ सिखाती हैं। ठीक है, वो आता है अनौपचारिक प्रक्रिया के अंतर्गत, वो आता है अनौपचारिक शिक्षण के अंतर्गत। तो साथियों, आज के क्लास में बस इतना ही। अब आने वाले अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको शिक्षण के प्रकारों के बारे में। अब आप वेट करिए, टाइप्स ऑफ टीचिंग हम देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।